अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, शहर कायद में हर शख्स का ख्वाब है कि वो अपना घर बनाए और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो दिनों रात तको-दौ करता है, मगर इस ख्वाब को पूरा करने में कहीं कुछ गलतियां ऐसी भी कर जाता है कि जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शहर कायद में इस वक्त बनने वाले गैर कानूनी रिहायशी प्रोजेक्ट्स, पोर्शंस और यूनिट्स की, कि जिन्हें सस्ते दामों का एक लिबादा पहनाकर लोगों का सरमाया लूटा चला जा रहा है। और ये काम कराची शहर में इतनी तेज़ी से हो रहा था कि आज कराची शहर कंक्रीट का एक जंगल दिखाई देता है। 80 गज से लेकर 120 गज और 240 गज के प्लॉट्स के ऊपर 6 मंजिला, 8 मंजिला, 4 मंजिला बना देना जैसे कोई मसला ही नहीं है। मगर ये बनाता कौन है? यकीनी तौर पर ये ऐसा पोर्शन माफिया है कि जो बिल्डर्स का लिबादा ओढ़ कर जनाब लोगों के पैसों को गलत जगह पर इन्वेस्ट करता है और उन्हें मुस्तकबिल में नुकसान होता है। मगर यकीनी तौर पर कुछ इदारों की काली भेड़ें भी इसमें शामिल हैं। जब शहर के अंदर इतनी ज़्यादा तामीरात हो रही थी तो शहर में बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा हो या दीगर म्यूनसिपल इदारे हों, सब की आँखों के सामने ही ये कुछ हो रहा था, मगर कोई भी खातिर ख्वाह नताइज जो है वो हासिल ना हो सके, ना ही कोई कार्रवाई की जा सकी। मगर अब लगता यह है कि लोगों ने इस मामले को इतना हल्का ले लिया था कि इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब एक्शन शुरू हो गया, क्रैकडाउन शुरू हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आगाज़ हो गया है। जो गैर कानूनी तामीरात करने वाले लोग थे उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। यहाँ तक कि जिन इदारों में काली भेड़ें शामिल थीं उनको भी अब गिरफ्त में लाया जाएगा। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से कराची वाले अपने पास अपना पैसा जो है वो बचा सकते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं ये कराची में इस वक्त अगर यूं कहा जाए कि दी मोस्ट हाईलाइटेड इशू है तो गलत ना होगा। हर तरफ आवाम भी कुछ कशमकश का शिकार देते हैं कि जनाब कौन सी बिल्डिंग ख़रीदी जाए, कौन सा पोर्शन ख़रीदा जाए, कौन सा फ्लैट लिया जाए, कौन सा लीगल है, इलीगल है। वहीं हम देखते हैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो एसोसिएशंस हों, वो भी कहीं ना कहीं कशमकश का शिकार हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं रियल्टल के हवाले से कि जो रियल इस्टेट वाले हैं उनको क्या तशवीश है, क्या मुतालबात हैं जो शहर भर में और ख़ास तौर पे ज़िला वस्ती में जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ और जो पोर्शन माफिया उसके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, उस हवाले से रियल इस्टेट वाले जो हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। कैमरामैन साहब, आपके क्या मुतालबात हैं? मामला SBCA का है, उस माफिया का है जो कि 80 गज के ऊपर 4 मंजिल बना देता है। रियल इस्टेट वाले कहाँ परेशान हो रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त तो ये है कि ये काफ़ी है ना इशू है। इसमें हमारी है ना 3-4 मीटिंगें है ना DC सेंट्रल ताज सलीम साहब से हो चुकी हैं। ठीक है। तो हमने उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिलाया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो हमारे सेंट्रल का पूरा नक्शा तबाह बर्बाद कर दिया गया है, जो 3rd, 4th, 5th और जिस तरीके से जो ये हो रही है, हम उसको कंडेम करते हैं और उनके ख़िलाफ़ हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं, देखें हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात में ना मुलव्वस हैं और ना उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस हैं। तामीरात में मुलव्वस नहीं है तो समझ में आता है, पर ख़रीदो फरोख्त में मुलव्वस बिल्कुल ना होना ये शायद समझ से बाहर है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट करूँ ना, इसमें फ़र्क ये है कि देखिए आप हर बंदा जो है ना इस वक्त रियल इस्टेट का काम कर रहा है। सही है। और है ना आप एक दूध वाला भी यही काम करता है, एक है ना मोची भी यही काम कर रहा है और एक है ना अपना फ्लैट का चौकीदार भी यही काम करता है। अब उनको सबको है ना सब है ना रियल इस्टेट वाले ही कहते होते हैं कि रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं। मैं दिला देता हूँ। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, ये एक पूरा डिपार्टमेंट है। हमारी एसोसिएशन है, एसोसिएशन से जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं हमने उनको क़वानीन और ज़वाबित के मुताबिक पाबंद किया हुआ है। ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो रियल में रियल इस्टेट होता है उसके पास क्या अथॉरिटी होती है, क्या उसके पास लाइसेंस वगैरह या किस तरह की सर्टिफिकेशंस होती हैं? देखिए, हमारी अब हुकूमत से 12 हम 2-3 साल से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें एक किसी अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड किया जाए। हाँ। जैसे दुनिया में जो है ना रीरा है, हाँ। रियल इस्टेट रेगुलर अथॉरिटी है ना, कराची में और पाकिस्तान में सिंध में और भी है, जैसे है ना डेंटल काउंसिल है ना, लॉ बार काउंसिल है, इसी तरीके से रियल्टर काउंसिल होनी चाहिए। ठीक है, रियल्टर फिलहाल नहीं है। लेकिन हमने इसके ऊपर मसौदा तैयार किया है, हमने हुकूमती हलकों को भी दिया है, हमने सिंध गवर्नमेंट में दिया है।
इस्लामाबाद में रीरा इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक सूबों में नहीं हुआ है। हाँ। और वहाँ भी सिर्फ एक तक नोटिफिकेशन जारी करने की हद तक इस्लामाबाद में हुआ है, लेकिन उसके अलावा अभी तक उसके कोई अमल दरामद कहीं भी नहीं किया गया। जब एक आम खरीदार आता है और उसको किराए पे घर लेना है या उसको ख़रीदना है, तो वो गली मोहल्ले की या जहाँ भी उसे रियल इस्टेट एजेंसी मिलती है वो वहाँ जाता है। वो कैसे इस बात को यकीनी बनाएगा कि ये कामरान साहब जैसे किसी ऑथेंटिक बंदे की है या XYZ किसी जो है वो फ्रॉड की है? देखिए, इसके लिए हमने अभी आज से अगर 2-4 साल पहले बात की जाए ना, तो रियल एस्टेट एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ठीक है। कोई भी अब वो कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी आदमी अपने ऑफिस के बाद आगे है ना पार्ट टाइम में ये जॉब करता था और है ना रियल एस्टेट का काम शुरू कर देता था। लेकिन अगर ये 5-7 सालों से अभी है ना ये रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो हमने लोगों को अवेयरनेस दी कि ये पूरा एक जो है ना सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है कि जब ये चलता है तो बिल्डर्स को भी है ना प्लॉट हम प्रोवाइड करते हैं। जब बिल्डर है ना कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसके साथ है ना 72 से ज़्यादा है ना इंडस्ट्रीज अलाइड हैं। जब है ना हम प्लॉट बेचते हैं तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, मकान खरीदते हैं लोग, फ्लैट स्टार्टिंग पॉइंट तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ। तो जब लोग है ना रियल एस्टेट एसोसिएशन से जाकर मुंसलिक हुए, मुंसलिक होने के बाद है ना अब है ना उनके हमने ज़वाबित तय किए, हमने उनकी रजिस्ट्रेशन की, उनके हमारे सर्टिफिकेट, पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया, हमारा पूरा सर्टिफिकेट हर स्टेट पे लगा हुआ है। अच्छा जी, हर स्टेट में कितने मेंबर होंगे अभी? हमारे देखिए फेडरल भी एरिया के इस वक्त 300-350 के करीब मेंबर हैं। ओके, और ये ऑल ओवर कराची एसोसिएशन है? जी, ये फेडरल भी एरिया सिर्फ फेडरल भी एरिया से रिलेटेड है। लेकिन मैं साथ ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन यूनाइटेड ग्रुप का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो भी मौजूद है ना एक एसोसिएशन पूरे कराची की। 12 से 14 एसोसिएशन हमारे साथ उसमें एफिलेटेड है। ज़ेली एसोसिएशन जी है ना, ज़ेली हर इलाके की अपनी एसोसिएशन है। ठीक है। उनका भी क्राइटेरिया यही है, उनके भी मेंबर्स हैं, कहीं 500 हैं, कहीं 700 हैं, कहीं 300 है, इस तरह के मेंबर्स हैं। ओके। तो हम एक जगह हम इत्तेहाद है सरकारी इदारों में। अब जहाँ कहीं भी मुज़ाकरात करने होते हैं तो हमारी ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन ही है ना मुज़ाकरात करती है। ठीक है शाहिद साहब, ये अभी एकदम से जो इतना बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है और सेंट्रल के अंदर हम देख रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले फ़ौरन ही जो है वो साइड होकर बैठ गए। जो रियल इस्टेट वाले हैं इस वक्त, उनके साथ क्या मामलात हो रहे हैं? एजेंसीज जो हैं, चाहे पुलिस हो या SBC हो, वो किस तरीके से बिहेव कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद खमीसा है। मैं फेडरल एरिया का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ऑल कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर कमेटी उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा, बात यह है कि हम रियल इस्टेट चलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रोज़ी है, अच्छे अंदाज से करते हैं। जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो कोई भी इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है पहले तो। दूसरा ये है कि होता ये है कि पुलिस वाले या दूसरे इदारे वो उनको कहते हैं यार तुम्हारा भी नाम है, हम हटवा देते हैं, जबकि किसी का भी नाम होता नहीं है, मगर लोग खौफज़दा हो जाते हैं। कहीं ब्लैकमेलिंग का तो कोई ब्लैकमेलिंग वाला आंसर आ रहा है। एक्चुअली ये कोई लिस्ट प्रॉपर नहीं आई। हमने DC साहब से मुतालबा भी किया है कि जनाब आली अगर कोई भी आपके पास लिस्ट है तो आप हमें प्रोवाइड करें। अगर हमारा उसमें कोई रजिस्टर्ड मेंबर है जो कि इसमें इन्वॉल्व है तो हम खुद उसको लेकर आपके पास आएंगे और ख़ुद उसका इस चीज़ का जो है हम वो करेंगे कि वो कोई ऐसा काम ना करे। अव्वल तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा। होता ये है कि आप देखें कि जितने भी ये आम दुकानदार हैं, कोई दूध बेच रहा है, कोई मतलब जो है वो सब्ज़ी बेच रहा है और वो कहता है ये पोर्शन ले लो, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें करा दूंगा, मेरा कमीशन दे दो। रजिस्टर्ड भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, फिर वो क्या करता है, वो जाता है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन वाले के पास, वो उसको ले जाके उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा देता है, सब लीज करा देता है और वो पार्टी मुतमईन हो जाती है कि मैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस गया, जबकि ये टोटल गलत है। अच्छा। इसका कोई लीज का कोई तरीक़ेकार नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्लॉट है, इस पर लीज होनी नहीं चाहिए सब लीज। अच्छा, तो ये करवा देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वाले बैठे हुए हैं। हाँ। उनका काम यही है, उनको पैसे मिलते हैं, रजिस्ट्रार साहब को पैसे मिलते हैं, काम हो जाता है। ये सब कुछ यहाँ सेंट्रल में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। जी, सेंट्रल में सबसे ज़्यादा हो रहा है, मगर ऑल कराची सब जगह हो रहा है। सेंट्रल इसलिए पोर्शन माफिया से तो शहर इस वक्त बचा ही नहीं है। जी, कहीं भी नहीं बचा। और होता ये है, अगर इस वक्त जो लिस्ट बनती है और उसमें कोई ना कोई आपकी एसोसिएशन का मेंबर ऐसा पाया जाता है कि जिसने कोई ऐसा प्लॉट बेचा है, कोई ऐसी पार्टी लगाई है जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, तो क्या एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होगी, उसके खिलाफ खड़ी नहीं, होगी? एसोसिएशन उसके खिलाफ खड़ी होगी और एसोसिएशन चाहेगी कि जो दूसरों के साथ सुलूक हो रहा है वो उसके साथ भी हो। आखिरी सवाल ये है कि जो आपके मेंबर्स हैं और बकौल आपके कि आप लोग एक प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो जब आपके पास कोई बायर आता है किसी प्लॉट को ख़रीदने के लिए, आप कौन कौन से मराहिल को तय करते हैं जो कि एक
वाकई में रियल इस्टेट वाले को तय करना चाहिए? देखिए, पहले तो हम मकान का काम करते हैं प्रॉपरली, बेंगलोस का मकान का, फ्लैट का। अच्छा, होता ये है कि जब कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है, हम टोकन मनी करते हैं और उससे हम मांगते हैं फोटोकॉपी मालिक से। उसको हम मुतल्लिका इदारों में पहले वेरीफाई कराते हैं। जब वो वेरीफाई हो जाता है तो हम पार्ट पेमेंट का 10% का सेल एग्रीमेंट कराते हैं। जब वो सेल एग्रीमेंट हो जाता है, फिर उसमें 90 डेज़ का, 60 डेज़ का, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टाइम तय हो, वो करने के बाद प्रॉपर अखबार में देने के बाद पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराते हैं, फिर उसको सेल डीड कराते हैं और पार्टी को पोजीशन दिलाते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका है। प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, प्रॉपरली मालिक चेक किया जाता है, केडीए का मोटेशन देखा जाता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है। पूरा एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस हमारा हर मेंबर फॉलो करता है। और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमने फेडरल बीरिया रियल्टर एसोसिएशन की तरफ से उनको सर्टिफिकेट जारी किया है, जो कि मेरी गुजारिश है लोगों से कि अगर आप किसी स्टेट एजेंसी पे जाते हैं तो उस पर फेडरल बीरिया की रियल्टर एसोसिएशन की तरफ से जो उसको सर्टिफिकेट दिया गया है वो ज़रूर चेक करें, ताकि पता चले कि एसोसिएशन के मेंबर हैं या नहीं हैं। और उसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी खुदा न खास्ता मसला होता है, होती हैं चीज़ें, तो आप एसोसिएशन से रब्ता करेंगे और वो हमारे मेंबर को हम खुद बुलाएंगे। ठीक है, आज आपकी डीसी सेंट्रल, एसएसपी सेंट्रल, एसबीसीए के अफसरान से भी मुलाकात है। बतौर ज़िम्मेदार रियल इस्टेट एसोसिएशन एफबी एरिया, आप उनसे क्या मुतालबात करने जा रहे हैं? वन लाइनर मुख्तसरन मुझे बता दें। मेरी उनसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हम किसी भी गैर कानूनी तामीरात को प्रमोट नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि जैसे 3rd फ्लोर 4th फ्लोर डल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम भी इसको वो करते, इसकी मजम्मत करते हैं और डीसी साहब से मुतालबा करते हैं कि वो उस पर कार्रवाई करें। मगर साथ में ये है कि हमारी जो स्टेट एजेंसियां हैं या रियल इस्टेट है, हमारी जो एसोसिएशन है, उससे भी 1-2 लोग लिए जाएँ जो कि उनको पता हो कि ये वाकई जो आपके पास कंप्लेन आई है जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है कि मुख्तलिफ लोग एक दूसरे की पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। ठीक है जनाब अली, और इसमें भी कहीं ना कहीं फिर वही अंसर शामिल हो जाता है जिसे हमारा शहर, जिस अंसर को हमारा शहर जो है उससे बड़ा मुतासिर हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की, कि फिर बात आ जाती है करप्शन की कि जनाब तुम्हारा नाम निकलवा रहे हैं, बदले में ये दे दो और तुम्हें रिलीज़ मिल जाएगा। मगर इस तरह से मामला कभी भी नहीं चलेंगे। अभी तो सिर्फ हमने एक सेक्टर की बात की है ना, रियल इस्टेट एसोसिएशन से बात की है, उनके नुमाइंदों से, उनके ज़िम्मेदारान से बात की है। मगर ये जब ख़रीदो फ़रोख्त किसी प्लॉट की हो गई, आया वो 60 गज़ है, 80 गज़ है, 400 गज़ है, उसके बाद जो उसके ऊपर तामीरात हो रही हैं, वो तामीरात असल प्रॉब्लम है जिसने शहर की ब्यूटी को पूरा ख़राब करके रख दिया। अगर आप किसी 80 गज़ के ऊपर 4 से 5 मंजिला बना दें तो वो ना सिर्फ वहाँ के हुस्न को ख़राब करता है बल्कि बहुत ज़्यादा ख़तरात को भी जन्म देता है। एसबीसी इस पर क्या कर रहा है, जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो इस पर क्या कर रही है, और ये हैं कौन जो ये पोर्शंस बना रहे हैं, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं। यूँ तो ये शहर भर का मसला है। शहर कायद में गुज़िश्ता कुछ सालों से इतने ज़्यादा पोर्शंस और इल्लीगल तामीरात हुई हैं कि जिसने शहर को इस वक्त एक कंक्रीट का जंगल बना कर रख दिया है। हम जहां इस हवाले से बात करते हैं वहीं सबसे पहले जहन में ज़िला वस्ती आता है, जो कि गुज़िश्ता कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। यहाँ पर चाहे 80 गज़ का प्लॉट हो, चाहे 120 गज़ का प्लॉट हो, आपको बुलंद वाला जो है वो रिहायशी इमारतें नज़र आती हैं। मगर अब वही इमारतें मुनहदम भी की जा रही हैं, उन्हीं के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। बनी क्यों थी, अब क्या होने जा रहा है, इस पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ फैज़ान रावत साहब मौजूद हैं। आप मेंबर सिंध काउंसिल हैं और ज़िला वस्ती के हवाले से बहुत ही मुतहर्रिक रहते हैं। सर, ये मसला तो कराची का वो मसला है जिसने कराची को के मौसम के हवाले से भी हमें बड़ा डिस्टर्ब किया। आज हम जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्क्रीट का जंगल बन गया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ क्या है आखिर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। देखिए, बात दरअसल ये है कि आप पिछले 15-20 साल से एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो 80 गज़ के मकान है, 60 गज़ के मकान है और इस पर 6-6 8-8 मंजिला इमारतें कायम कर दी जाती हैं। बेसिकली ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कहलाती है। ये पोर्शन माफिया है, जाली बिल्डर्स हैं। ये बिल्डर्स भी नहीं है। बिल्डर वो होता है जो आबाद से अपना मेंबरशिप होती है उसकी, सिंध बिल्ड कंट्रोल से लाइसेंस होता है उसका, और वो प्रॉपर काम करता है। जिस तरह ये आप देखते होंगे कि हायराज और दूसरे काम हो रहे हैं, दुनिया भर में हायराज बनती काम होते हैं, उसमें वो कॉन्क्रीट का जंगल नहीं बनता है। ये जो मास्टर
मास्टर प्लान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रेजिडेंशियल इलाकों में 6-6, 8-8 मंजिला इमारतें बना रहे हैं और नाकिस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ना उसमें इंजीनियर इन्वॉल्व है, ना कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, कुछ नहीं मालूम मटेरियल क्या है, और वो मटेरियल 2 नंबर मटेरियल है, किस तरीके से है, रेशियो पूरा है नहीं है। आप यकीन करें, अल्लाह ना करे इस शहर को ज़लज़ला देखना पड़ा तो आपको रेस्क्यू के लिए जगह नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पे लियाकताबाद, लालू खेत, नाज़ाबाद नंबर 2, नाज़ाबाद नंबर 5, 3। मैं ये साहब गलियां भी इतनी तंग हैं कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं पहुँच। मेरा आवाम से सवाल है कि ये इसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नाज़ाबाद नंबर 4 है, हाँ। उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, वहाँ पर पोषण नहीं बनता है। अच्छा। और ब्लॉक 13 है फेडरल एरिया का, वहाँ पोषण नहीं बनता है। क्या वजह है? वहाँ पर सिविल सोसाइटी है, आपकी गली में अगर बन रहा है आप कंप्लेन करें, DGSBC को ऑन बोर्ड लें, CP फाइल करें, कोर्ट का सहारा लें, पुलिस का सहारा लें। इन माफिया आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आवाम के बगैर कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारा किरदार ये है कि आवाम की भेजी हुई एप्लीकेशंस को हम परसू कर रहे हैं और वो DGSBC को भेज रहे हैं। अभी वही इदारे एक्शन ले रहे हैं जो इदारे को पहले कंप्लेन करते थे, हम उनको परसू कर रहे हैं। DGSBC का किरदार बहुत अहम है इसके अंदर और उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि वो इसको लेके चल रहे हैं। आपने पिछले 6-8 दिन से देखा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, FIRs भी दर्ज हो रही हैं। बेसिकली ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है ना, क्रिमिनल, बिल्कुल क्राइम है। अब ये क्राइम हो रहा है तो क्राइम की FIR दर्ज होनी चाहिए, पहले FIR दर्ज नहीं होती थी, और डिमोलिश होना चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद सील लगनी चाहिए ताकि वो दोबारा खुले नहीं। सर, और डिमोलिशिंग तो हमने देखी है, वो यूं कुछ मशीन लगती है और... अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब प्रॉपर डिमोलिश हो रहा है, जीरो करेंगे, बिल्कुल जीरो करेंगे, डिमोलिश हो रहा है और साथ में वो दोबारा सील कर रहे हैं उस जगह को, ताकि उसको दोबारा खोलने के लिए उसको कोडल फॉर्मेलिटीज अपनानी पड़े, DG को लिखना पड़े और सब कुछ करना पड़े और तमाम कानूनी रास्तों से गुजरना पड़े। उसके बाद अगर वो सील तोड़ता है तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस में चला जाता है। और इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए में जो FIR कट रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो लोग भी सामने आएंगे, अब ये बात होती है जी फलाने अफसर ने बना दिया, फलाने, सर वो तो कुछ ऐसे लोग भी सामने आ जाएंगे कि जिनका काम था ऐसे रोकना। बिल्कुल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, महकमा जाती कार्रवाई हो, एंटी करप्शन में लिखा जाए, नैब में लिखा जाए, वो DGSBC का काम है। बात यह है कि आप इनिशिएट तो लें, अगर क्राइम हुआ है तो सबसे पहले उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। और अच्छा, पर हमने ये देखा है, अब चले मैं जिला बस्ती की बात कर लेता हूँ, सिर्फ लोग रह नहीं रहे हैं, लोगों ने तो स्कूल खोल दिए हैं, लोगों ने क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज खोल दी हैं, उनका क्या होगा फिर? अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये थोड़ा सा इसको मैं वो कंटिन्यूस में लेके जा रहा था कि यहाँ पर आवाम जो है ना, कोई भी चीज़ खरीदती है ना, बाइक भी खरीदती है तो CPL से चेक कराती है, ACLC चेक कराती है और फिर रजिस्ट्रेशन कराती है एक्साइज में जाके। आप 2-2 करोड़ के, 50 लाख से 2-2 करोड़ के, 3-3 करोड़ के पोषण ले रहे हैं, आप कौन सी वेरिफिकेशन कर रहे हैं? एक पर्चा, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको दे दिया जाता है। अब खुदा ना खास्ता वक्त गुजरने के साथ, सर मसला की मिसाल हमारे सामने, नहीं, वक्त गुजरने के साथ अगर वो उसका मालिक मर जाता है और उसके बच्चे आ जाते हैं कि ये मैंने किराए पे दिया हुआ था, ये तो मालिक ही नहीं है आप जगह के, ना इसकी रजिस्ट्री हो रही है ना कुछ हो रहा है, 10-20 साल बाद ये मसले आएंगे कि जी ये तो किराए पे थे, हमने किराए पे दिया, तो वो कहेंगे जी हमने खरीदा था। किस बात का खरीदा जब वो बेच ही नहीं सकता? आप अवामी शख्सियत हैं, ऐसा शख्स जिसने अभी फ्लैट लिया है और वो बिल्डिंग गिरा दी जाती है और वो आपके पास आता है कि जनाब मेरे तो 50 लाख, मेरे तो 1 करोड़ गए, फिर ऐसे लोगों का क्या कंपनसेशन? ये उसका कसूर है, कोई कंपनसेशन नहीं है, ये उसका कसूर है। वो पकड़े उस बिल्डर को और वो बिल्डर पकड़ा हुआ है जिसने बनवाया, पूरी चेन ऑफ कमांड होती है ना, ये सबको पकड़वाएं, और जब ये डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगी तो ये पोषण नहीं बनेंगे। आज आपका मेरा फर्ज बनता है लोगों को अवेयरनेस पहुंचाएं कि जी आप गलत चीज़ ले रहे हैं, आप 10-20 साल बाद अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं। आप यकीन करें कि ये ऑटोमेटिकली बनना बंद हो जाएंगे। हर चीज़ वो बनती है या वो बिकती है जिसकी डिमांड होती है मार्केट में। अच्छा, आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है, मैं आपसे एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल करने जा रहा हूँ। कुछ लोग हैं कि जिनकी शनासाई मुमकिन है, जिनको आप भी जानते हैं कि जनाब इन्वॉल्व रहे कुछ सालों में। देखिए सुनी सुनाई बातों पे हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे नाम होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब FIR दर्ज हो गई है ना, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो नाम खुद सामने आ जाएंगे, जब नाम सामने आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई महकमा जाती कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, NGOs के भी नाम आते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है ना, नाम सुनी सुनाई बातों पर यकीन। सर मैंने तो अपने अगर एक घर की छत भी डालना शुरू की तो 10 एजेंसीज आ जाती हैं, तो लाजमी सी बात है कहीं 6 माला बन रहा है
तो फिर वो नज़र तो सबको ही आ रहा था उस वक्त भी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब उसको किसी को ओन करना पड़ेगा। हमने ओन किया, हम ग्राउंड में आ गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उसको ओन कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर आ गए कि जी हम गलत काम नहीं होने देंगे। कि आप क्या समझते हैं कि एमकेएम चाहती होगी कि पोषण बने, या जमात इस्लामी चाहती है पोषण बने? कोई जमात नहीं चाहती पोषण बने। इस तरह का इलीगल एक्टिविटी हो, इलीगल वो ये शेल्टर लिया जाता है। कोई एमकेएम का शेल्टर में आ जाएगा, कोई पीपल्स पार्टी के शेल्टर में आ जाएगा। अच्छा। अक्रॉस दी बोर्ड काम होता है। देखिए, हो सकता है ये पोषण माफिया के कुछ लोग बोले जी हमारा फलानी जमात से ताल्लुक है, तो जमातें तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। मेरी हर जमात के बड़े से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं और ये लीगल एक्टिविटीज़ हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए, और हमारे पास कोई चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह महकमों को फॉरवर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपकी मैंने देखा चेयरमैन आबाद से भी मुलाकात है, डीसी सेंट्रल से भी मुलाकात हुई इस मामले पे, उन्होंने आपको बुलाया, एसएसपी सेंट्रल, तमाम जितने जिम्मेदारान हैं, क्या तय पाए अभी फाइनल? आप आखिरी बात क्या हुई है आप लोगों की तरफ? देखिए, आखिरी बात यही हुई है कि अक्रॉस दी बोर्ड ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं, ग्राउंड जीरो पॉलिसी होगी, एफआईआर्स कटेंगी, सील होगा, टूटने से पहले भी, टूटने के बाद भी। इंशाल्लाह अब आगे किसी किस्म के कोई पोषण सेंट्रल हमें पहले की तरह दिखाई देगा इंशाल्लाह, पहले से भी अच्छा दिखाई अच्छा, सिर्फ सेंट्रल का तो मामला नहीं। देखिए, हम तो सेंट्रल के नुमाइंदे, हम सेंट्रल में इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुतहरिक हो गई, कराची आई, मिनिस्टर साहब भी साथ हैं, गवर्नमेंट साथ है, सीएम साहब साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, इंशाल्लाह जल्दी अच्छा काम। ठीक है जनाब, फैज़ान रावत साहब हमारे साथ मौजूद थे और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से बहुत ही तफसील से हमें बता रहे थे। और सबसे मुस्बत पॉइंट इसके अंदर ये है कि जनाब आली, ठीक है, बहुत सारे इदारों में काली भेड़ें तो मौजूद थी, अभी भी होंगी, और ये एक मुआशरे का हिस्सा ही होता है। इसी वजह से हमने देखा कि सेंट्रल में मैं अगर लियाकताबाद की बात करूँ तो हमने कई इमारतें, रिहायशी इमारतें गिरते हुए देखी हैं। बाद में पता चला नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, उसकी बुनियाद सही नहीं डाली गई थी, 80 गज पे 4 मंजिला बना दिया गया था। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो उसके जो नताइज आते हैं वो वही नताइज हैं जिन्हें हम भुगत रहे हैं। शायद यही मामला है, यही वजह है कि अब तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें बड़ा मुतहरिक दिखाई देती हैं और लगता है फ़ैसला कर लिया है कि अब कुछ ना कुछ करना है, इस पोर्शन माफिया को लगाम देनी है। आबाद और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये दो ऐसे जो है जनाब इदारे हैं कि आबाद ऐसी एसोसिएशन है कि जिससे जो बिल्डर्स हैं उन्हें सर्टिफिकेट लाइसेंस मिलता है और उसके बाद फिर एसबीसीए से भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो आबाद भी काफ़ी इस हवाले से आवाज़ उठाता हुआ दिखाई दे रहा था। उनका क्या मौक़िफ़ है, एसबीसीए क्या कर रहा है, सब कुछ बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हालिया दिनों में या कुछ सालों पहले कैसा तजर्बा रहा आपका? नहीं, हमने खरीदारी नहीं किया। अच्छा, किराए पर रहते हैं। किराए पर रहते हैं। तो पोर्शंस जितने बनते हैं वो पोर्शंस कभी नहीं खरीदने की ख्याल आया? इतनी गुंजाइश ही नहीं है। गुंजाइश नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पोर्शंस कितने नहीं होना चाहिए? कितने होने चाहिए? नहीं, होने नहीं चाहिए भाई। मेरा 120 गज का प्लॉट है, कितने मंजिल बना दिए जाए? 4। 120 पे तो ग्राउंड प्लस 2 बनेगा ना? नहीं। हाँ। अच्छा, तो ये जो ग्राउंड प्लस 5 बनाते हैं ये नाजायज़ है। हर जगह बने हुए हैं। हर जगह बने हुए हैं। हाँ। और कोई मना तो करता नहीं है। हाँ। या तो रोक टोक हो। हाँ। अगर गलत है, गैर कानूनी है तो उसको रोक टोक होनी चाहिए। हाँ। वो नहीं है। अच्छा, इसलिए लोग बना रहे हैं। सारी दुनिया के सामने ही बन रहा होता है, सड़क के ऊपर ही बन रहा होता है। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम क्रैक डाउन करेंगे और जो करेंगे तो फिर लोग फिर बाहर भी आ जाएंगे। हाँ। फिर लोग भी बाहर आ जाएंगे ना। अच्छा, कराची के शहरी ये चाहते हैं कि यहाँ पर पोर्शंस जो इलीगल बन रहे हैं वो अब ख़त्म होना चाहिए। वो हाँ, नहीं होना चाहिए। नुकसान इससे क्या हुआ है हमें? इतनी सारी बिल्डिंग्स बनने से हमारी आबोहवा ख़राब हो रही है ना। सबसे बढ़ रही चीज़ आबादी बढ़ रही है, हमारी जो आबोहवा जो है वो ख़राब हो रही है। पानी का मसला बड़ा आ जाता है। जिस जगह पर 4 लोग रहने की गुंजाइश होती है वहाँ पर जनाब आली 10-10 फ्लैट्स बना दिए जाते हैं। हाँ, ये तो बनाने वालों को सोचना चाहिए। असल कसूरवार कौन है इसमें? वो पोर्शन बनाने वाले लोग हैं या दूसरे लोग हैं? दोनों ही हैं। अच्छा, देखें, जो बना रहे हैं उनको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। और भाई वो तो क्रिमिनल है ना, वो तो क्राइम करेगा। और जो देख रहे हैं उनको नहीं बनने देना चाहिए। देखने वाले, बिल्डिंग कंट्रोल वाले, केएमसी वाले, टाउन वाले, पुलिस वाले, उनको नहीं बनने देना चाहिए। हाँ। और आवाम का फिर क्या है इसके अंदर? ये कि कानून का एहतराम तो हमारे यहाँ है नहीं ना, इसी वजह से ये सारी बुराइयाँ हैं।
कानून का डर खौफ हो तो फिर शायद फिर ये जो है इसको यकीनन काबू पाया। हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे जो कि लोगों के पैसे लगे हुए हैं सालों से, बाद में मिलते नहीं हैं। लोग कुछ लालच में आकर नहीं ऐसे बगैर किसी तस्दीक के लालच में तो करते हैं, लालच ही में करते हैं कि ये हम इससे माल कमा लेंगे, हमें ज़्यादा मिल जाएगा। तो वो मिल नहीं पाता और वो उनको ना फिर लेने के देने ही पड़ते हैं ना। सबसे ज़्यादा पोर्शन इस इलाके में कहाँ पर है? 6-6, 8-8 मंजिला छोटे प्लॉट्स में बना दिए गए हों। नहीं, इधर नहीं है कोई। ये तो फ्लैट्स हैं, सही है ना। ये पोर्शंस बनने चाहिए जो बन रहे हैं। 120 गज का अगर मेरा प्लॉट है उस पर मैं 4 मंजिल बना दूँ। नहीं, नहीं आपका है तो फिर नहीं बनना चाहिए। अच्छा, हमारा है तो बनेगा, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपका हो रहा है ना, इसलिए हमारा तो है ही नहीं। हाँ, तो लोग भी तो खरीदते हैं ना कि भाई पोर्शन है, घर तो 3 करोड़ का पोर्शन 70 लाख का मिल रहा है। इतने पैसे ही नहीं है हमारे पास। इतने पैसे ही नहीं बन पाते। घर खरीदना एक ख्वाब मुश्किल ही है ना अब तो कराची में लोगों के हाँ। लिए। ठीक है जनाब अली, पोर्शंस जो है ना उसका धोखा शुरू यहीं से हुआ है कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। और ये ख्वाब लोगों को दिखाया गया कि आपका अपना घर जो है अगर आप खुद बनाएंगे तो जनाब वो तो बनेगा करोड़ों रुपए का, हम आपको चंद लाख में जो है वो पोर्शन दे देते हैं। और वो पोर्शन क्या होता है जिसमें ना छत आपकी ना ज़मीन आपकी, और कुछ पैसे बचाकर आपको एक ऐसी चीज़ दे दी जाती है जिसका कोई सबूत नहीं होता, उसके कोई कागजात या कोई गारंटी नहीं होती है। शहर में इतने पोर्शंस बनते हैं, 80 गज पे भी 4-4 मंजिल बना दिए जाते हैं। पहले तो ये बताएं कि सही है? वो कहते हैं कि भाई हम इसलिए बना देते हैं, लोग घर ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उन्हें एक सहूलत देते हैं कि आप छोटा सा पोर्शन ख़रीद लें। हाँ, आजकल के दौर में तो ठीक है पोर्शन। ठीक है पोर्शन। अच्छा, अभी तो बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो पोर्शंस है। भाई कानून बना हुआ ना, जैसे आप 120 गज पे ग्राउंड +2 बना सकते हैं, कोई 4 बना दे, 5 बना दे, तो वो सही है या फिर अब कार्रवाई होनी चाहिए? इससे कुछ शहर को नुकसान हुआ है? नहीं, अगर ज़्यादा ऊंचा बना रहे हैं और कानून में नहीं है तो फिर तो नहीं बनाना चाहिए उसूलन, ठीक नहीं है। बन कैसे जाता है, क्या समझ में आता है? लाजमी बात है, जब बन रहा होता है तो सब पता होता है। हाँ। लोग तो विजिट कर रहे होते हैं ना, गवर्नमेंट के लोग जो भी हैं उनको सब पता होता है। पुलिस को पता होता है इलाके में क्या हो रहा है? भाई छोटा सा भी काम करें, बजरी ला के डालें तो, हाँ पता तो होता है, सब बिरयानी की दुकान भी खुले तो पता चल जाता है मेरे ख्याल सब से पता होता है, सब चक्कर ला। यहाँ तक कि जब कलर भी हो रहा होता है तो वो आगे देख लेते हैं कलर हो रहा है, कि भाई क्यों हो इनके रहा घर में है, कलर हो रहा है। टैक्स क्लियर है नहीं है, क्या है, सब चेक एंड बैलेंस होता है। सबसे ज़्यादा पोर्शन आपकी रिहाइश कौन से इलाके में? ब्लॉक 10 है गुलशन में। सबसे ज़्यादा पोर्शन आपने कराची में कहाँ देखे हैं जहाँ पर आप जाएं तो भाई 60 गज पे भी 4-4 मंजिल नज़र आया आपको? लियाकताबाद। लियाकताबाद बड़ा मशहूर हो गया है वो इस हवाले से। लियाकताबाद में है, हाँ। सोल्जर यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे सेंट्रल गार्डन- में ज़्यादा है, हाँ, बिल्कुल, ज़िला वस्ती के अंदर। बिल्कुल। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब इन सारे पोर्शंस को जो कि इलीगल बनाए गए हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। सही है अब, या फिर जो बंदा रहना शुरू हो गया, क्या इसका हल समझ में आता है? नहीं, अगर ज़्यादा ऊंची कर दी है बिल्डिंग और जो नुकसानदेह है लग रहा है कि, तो उसको फिर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। तो जान से बढ़ के तो नहीं है ना कुछ। ठीक है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर हमने देखा कि काफ़ी अरसे से आबाद भी अपना एक मौक़िफ़ रखता है और गाहे बगाए जो आबाद के चेयरमैन हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आते रहते हैं। आज भी जब हम ज़िला वस्ती में क्रैकडाउन्स के हवाले से बात कर रहे थे, फ़ौरन हमने देखा कि आबाद का एक मौक़िफ़ आया और वो कहते हैं कि जनाब जो इस वक्त इदारे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो क्रैकडाउन चल रहा है, जो भी मुलव्विस अनासिर हैं उनकी गिरफ़्तारी, इन सब की उन्होंने खुले अल्फाज में जो है वो हिमायत की है। क्या मामला है? आबाद बेसिकली काम कैसे करता है? बिल्डर माफिया का जो इस्तिलाह है, जो पोर्शन या यूनिट माफिया की इस्तिलाह है, इसमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद जनाब मोहम्मद हसन बख्शी साहब। आपसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहता हूँ ज़रा लोगों को, ये अवेयरनेस की कमी है ना कि एक शख्स अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी ऐसी जगह पे लगा दे कि जिसे 2-6 महीने के बाद इदारे आकर गिरा दें। क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए, क्या पैगाम है? सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, उसके बाद इस क्रैकडाउन पे आते हैं।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आवाम को ये कहूँगा कि जब भी वो अपने लिए कोई मकान, कोई फ़्लैट, कोई दुकान ख़रीदना चाहते हैं तो जाके बिल्डिंग कंट्रोल में देखें कि उसका नक्शा पास है, बनाने वाले को जाके चेक करें कि क्या वो आबाद का मेंबर है, और उससे बढ़कर ये भी चेक करें कि उस बिल्डर की या डेवलपर की पास परफॉर्मेंस क्या है। अगर किसी की पास परफॉर्मेंस अच्छी है, 2 4 5 प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किए हैं, तो यकीन करें कि वो इंशाल्लाह ये भी डिलीवर करेगा। आबाद का मेंबर है तो वो आबाद की पकड़ में मौजूद है। अगर शिकायत बिल्कुल हो सकती है, बिल्डिंग कंट्रोल में इसका डेवलपर बिल्डर का लाइसेंस है तो वो जवाबदेह है। पर आवाम क्या करती है, वो अपने 50 लाख 70 लाख रुपए दे देती है इस लालच में कि 20-25 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है। सो देखिए, बात ये कि हम 20 लाख की गाड़ी भी लेते हैं, डेंटर से चेक करवाते हैं, एक्साइज से पेपर चेक करवाते हैं कि यार कोई एफआईआर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना ड्यू डिलिजेंस करें, और ज़रूरी नहीं कि आके करें। आप यहाँ ऑनलाइन हमें भेज दें कि ये आपका मेंबर है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है, ये है कि नहीं, हम आपको जवाब दे देंगे। इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल पे भी ऑनलाइन पे अप्रूवल मौजूद हैं। अब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए इसमें मैं कहता हूँ जो लोग इस इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं वो बिल्डर नहीं हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो यूनिट माफिया हैं, वो पोर्शन माफिया हैं। ये इन लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से खेल रहे हैं, और ना सिर्फ जमा पूंजी से खेल रहे हैं, पैसों से खेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। क्योंकि जिस किस्म की ये बिल्डिंग बना रहे हैं, ना उसमें सरिया डल रहा है, ना उसमें सीमेंट प्रॉपर डल रहा है, ना प्रॉपर क्योरिंग हो रही है, ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व है, ना कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व है। माजी में देखा सर, बहुत सारी रिहायशी इमारतें गिर गई। लियाकताबाद की बिल्डिंग की बड़ी मिसाल है। देखिए, ये ज़्यादातर जो 98% ये बिल्डिंगें गिरी हैं, इसमें तमाम यही लोग इन्वॉल्व हैं। और इसमें देखें, सिर्फ ये लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, लोग वो भी इन्वॉल्व हैं जो पैसे लेके ये बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। सो जो ये क्रैकडाउन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, हम इसको वेलकम कहते हैं, और हम ये कहते हैं पूरे कराची में ये इम्पार्शली होना चाहिए, विदाउट फियर और फेवर होना चाहिए, और नॉट ओनली लिमिटेड टू दोज पीपल हु आर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। जो अनासर इनको बैकड्रॉप में रह के सपोर्ट कर रहे हैं, वो पुलिस वाले, वो बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरान, वो केएमसी के अफसरान, वो क्रिमिनल्स, इन सब के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, एफआईआर कटनी चाहिए, और ये अरेस्ट होने चाहिए, और डेटरेंस बनना चाहिए। इससे सिंध गवर्नमेंट की भी रेट बहाल होगी। इस पर सिंध गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा कि लीगल काम को लोग तरजीह देंगे। वो सारा पैसा तो लोगों की ब्लैक मनी में जा रहा है। जी, वो पैसा लोग चंद नीचे के अफसरान अपने जेबों में ले जा रहे हैं। ना इसमें कोई अप्रूवल का खर्चा है, ना कोई वो फीस भरते हैं, ना बेटरमेंट की कोई फीस भरते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है, ना डेंसिटी को देखा जाता है। इदारे कमा नहीं रहे, वो लोग कमा रहे हैं। वो लोग कमा रहे हैं। सो ज़रूरी है कि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन करें जो ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, और उन लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन करें जो बनवा रहे हैं। देखें, इट टेक्स 2 to tango, 2 हाथ से ताली बजती है। अगर हमने सिर्फ इनको किया तो ये इनके बजाय कोई और प्लेयर आ जाएगा, वो बनाएगा। जब तक उन लोगों को हमने सस्पेंड नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया, सजाएं नहीं दी, एफआईआर नहीं काटी, यकीन माने इसका हल नहीं। आप समझ रहे हैं कि ये काम हो रहा है, या अभी भी वैसा ही देखने को मिल रहा है कि कहीं मशीन लगा के कॉस्मेटिक कर दिया और फिर वैसा ही होने जा रहा है दोबारा? देखिए, इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अब मैं उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सक्सेसफुली हो, और बट इट इज़ टू अर्ली टू से। हमें 10-15 दिन 20 दिन देखना चाहिए कि ये क्या है। रिज़ल्ट आपको भी पता लगेगा, हमें भी पता लगेगा, मुख्तलिफ क्वार्टर से आवाज़ भी आएगी कि ये हो क्या रहा है, किस तरह हो रहा है। क्या इसमें कोई ये तो नहीं हो रहा है कि मेरे दोस्त को छोड़ा जा रहा है, आपको पकड़ा जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इम्पार्शियल। हर आदमी जो इस गलत धंधे में इन्वॉल्व है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि 3 से 6 महीने में उसको सज़ा मिले। मैं पर्सनली आपकी राय पूछ रहा हूँ। अब ऐसी जगहें जो बग़ैर किसी कागजात के और गैर कानूनी तौर पर बन गई, अब लोग रह रहे हैं, या वहाँ स्कूल बना दिया, वहाँ क्लिनिक्स बना दी गई हैं, उनका क्या फ्यूचर देख रहा है? देखिए, अगरचे बग़ैर कागजात की स्टेट लैंड पे किसी ने ये किया है तो वो गैर कानूनी है, और उसका तो प्रोविंशियल असेंबली ही कोई हल निकाल सकती है।
हाउएवर जो मिसयूज़ ऑफ लैंड हो रहा है, जिसको अभी बिल्डिंग कंट्रोल ने एक नए कानून के हिसाब से अलाउ कर दिया रेसिडेंशियल इलाके में, हम उसके मुखालफत करते हैं। तो उस कानून की मुखालफत जी, क्योंकि हम ये समझते हैं इस तरह तमाम रेसिडेंशियल एरियाज़ कमर्शलाइज हो जाएंगे। आपका घर है, साथ स्कूल है, इस तरफ हॉस्पिटल है, सामने चाय खाना है, तो आदमी सारा दिन काम करता है। अच्छा सर, ये कानूनी तौर पे शायद अब हुआ है, वैसे तो हो तो रहा है ये शहर के अंदर। जी, उनका ये कहना था कि अगर हम ये नहीं करते तो ये काम हो रहा था, नीचे वाले अफसरान पैसे ले रहे थे, तो कम से कम स्टेट की किटी में कुछ पैसे आ जाएंगे। हमारा इसमें ये कहना है कि जो चल रहे हैं उसको आप 3 या 5 साल के लिए रेगुलराइज करें, उनसे माहाना फ़ीस लें और उनको कहें 5 साल के बाद, 5 साल के दरमियान आप कोई ऑल्टरनेट जगह ढूंढें जो कमर्शियल है, जो एमिनिटी प्लॉट है। क्योंकि देखिए, अगरचे स्टेट की रिटी नहीं है कि इलीगल काम हो रहा है और स्टेट रोक ही नहीं सकता, बोलता है यार हम तो रोक नहीं सकते, तो उसको लीगल कर दिया जाए, तो फिर तो ख़त्म हो गया ना, फिर तो रिट ऑफ लॉ ही ख़त्म हो गई। हाँ, इट डज नॉट मेक सेंस। यू नीड टू पुट योर स्टेप डाउन एंड स्टॉप these illegal activities come what may, कोई भी हो। देखिए, मैं हूँ, आप हों, रूल्स, कानून, इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए एक होगा, तो ही ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क, ये माशरा तरक्की करेगा। आज क्यों हमारे यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है? क्योंकि आपके लिए कानून और है, मेरे लिए कानून जी, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। सर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बहुत बात हो रही है, हालांकि ये पूरे शहर का ही मसला है। सेंट्रल से क्या शिकायत मौसूल आपको हुई है और सेंट्रल में क्या क्या इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, हमें मुझे ऐसा लगता है कि नेकी या अच्छा काम कहीं से भी शुरू हो ना, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, हैंड होल्डिंग करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हो गया, अच्छी बात है। अब आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी एक साथ करें, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी करें। ये मेनेंस पूरे कराची में है। जितना मेरा मेंबर काम करता है ना, अगर फ़र्ज़ करो हम साल की 2000 प्रोजेक्ट अप्रूवल लेते हैं, सो ये 14,000 बिल्डिंगें बनाते हैं। सो हमारा ये देखिए ना, लीगल काम तो ख़त्म ही हो गया ना। लीगल काम में इतने अप्रूवल में मसाइल हैं, इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व है, इतने प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है, 17 NOC लगती है। ये तो प्लॉट लेते हैं हवाबाई से, पावर पे लेते हैं, उसी दिन पैकेज देते हैं। फ़ी यूनिट का पैकेज है 25 लाख रुपए। 6 पैकेज बनाते हैं, 1.5 करोड़ का पैकेज लिया जाता है। 3 महीने का टाइम देता है, बोलता है जो मर्जी कर लो 3 महीने में, तो वो जो दिल चाहे बना लो, जो बना लो। और वो धमाधम काम कर रहा होता है, ना क्योरिंग कर रहा होता है, ना फाउंडेशन प्रॉपर, ना सरिया प्रॉपर, और फिर उसको कोशिश करता है कि फ़ौरन ऑक्यूपाई कर दें। सो अनफॉर्चुनेटली देखें, ये तो स्टेट का फेलियर है, एंड दिस इज़ नॉट अ फेलियर ओनली इन ये SBC है, इस कैंटोनमेंट बोर्ड में दिल्ली कॉलेज नहीं जाए ना, 40 गज पे 8 माले की बिल्डिंग बनी है, वो तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड है। सो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जो इतना लेंदी प्रोसीजर है, जो आपने कहा 17 NOCs हैं, इस मामले को भी तो थोड़ा टेकअप करना पड़ेगा ताकि लोग फिर आसानी की तरफ आएँ। शायद इससे भी कतराते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं काम करता हूँ तो मुझे 5 साल में मेरे पैसे वो डबल होते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम, वो डिवैल्यूशन नहीं आए, सो साल का यानी मेरे पास 20 से 25% रिटर्न होता है। ये 6 महीने में डबल कर देते हैं। सो लोग देखें, पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर आप लीगल काम को इतना मुश्किल कर देंगे तो लोग इलीगैलिटी की तरफ जाएंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल मुश्किल कर देंगे तो बगैर लाइसेंस के चलाई जाएगी। वो तो ज़रूरत तो है ना, घरों की ज़रूरत तो है, रेगुलेटेड बिजनेस घरों की ज़रूरत तो है, शॉर्टेज है। कराची जैसे शहर में एक सर्वे के मुताबिक 2.2 मिलियन यूनिट्स या हाउसेज वो हैं जो रिप्लेस होने या रिक्वायरमेंट है। अब 2.2 मिलियन कितनी बड़ी एक वो चैलेंज है और कितनी बड़ा एक वो है अपॉर्चुनिटी है। सो ये तो अब गवर्नमेंट का काम है, इसको इनकैश करें इन द राइट डायरेक्शन। इन द राइट डायरेक्शन गवर्नमेंट का काम है, और यकीनी तौर पर जहाँ कहीं माजी में गलतियाँ होती आई हैं, वहीं उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। सवाल ये कर रहा हूँ कि पहले तो मुझे बताएं कौन से इलाके की रिहाइश है? नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची में ज़्यादातर मकान ग्राउंड प्लस 1-2 बने हुए हैं या लंबी लंबी इमारतें अब आ गई हैं? नहीं, ग्राउंड प्लस 1 या 2 बस। अच्छा,
सबसे ज़्यादा पोर्शंस कहाँ बने हैं हालिया महीनों में, हालिया सालों में? लालू कहते हैं। लालू खेत में। कि कौन सी बिल्डिंग जो जहन में रह गई हो कि यार इतने छोटे प्लॉट पे इतनी लंबी बिल्डिंग बना दी, कोई नज़र पड़ी किसी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। 120 गज पे तकरीबन 5 मंजिला बनी हुई थी, उसमें भी उन्होंने 2-2 पोर्शन बनाए हुए थे। एक में 60 गज के अल्लाहु 12 अकबर। फ्लैट बनाए हुए थे। मतलब 120 गज के घर में यूं तो 4 कमरे होते हैं, और 4 कमरों का मतलब है कि उस घर में रहने वालों की तादाद मैक्सिमम 8 होनी चाहिए। उस बिल्डिंग में कितने लोग होंगे अंदाज़न? तकरीबन 80? कम से कम 80-100 तो होंगे। अच्छा, ऐसा ही। तो क्या करें, इस तरह की जो तामीरात अब हो गई हैं, तोड़ दिया जाए इन्हें, ख़त्म किया जाए? आप क्या समझते हैं कि क्या सोल्यूशन? उससे अभी नुकसान तो सिर्फ होगा गरीब आदमी को। हाँ वजह ये है कि उसने जब जिस ने बेचारे ने ले लिया, हाँ उसने पता नहीं उस टाइम पे तहकीक की या नहीं की, लेकिन अब जो बने उसके लिए जो है रोकना चाहिए, उनके लिए एक्शन लेना चाहिए। हाँ। कि जो अब नए बन रहे हैं हाँ। उसको कैसे रोका जा सकता है। आवाम की तो गलती है ना, एक मोटरसाइकिल खरीदते हुए तो तस्दीक करते हैं 70,000 की, 75,000 की। बात यह है कि जब एक गरीब बंदा है ना, उसका एक ख्वाब एक घर का, घर बना लूँ यार, सही है, और उसको अब सुहाने ख्वाब उस दिखाए जाते हैं। सुहाने ख्वाब कोई भी दिखाएगा तो बाइक के भी कोई सुहाने ख्वाब दिखाएगा ना, तो उसकी भी तहकीक नहीं करेगा, ले लेगा। अच्छा, बात है ख्वाब की। बेचार किसी का ख्वाब पूरा होता है ना, तो ये बेचारा मजबूरी उसको इस नहज पे ले आती है। अब ये एक्शन लेना है उनके लिए जो बना रहे हैं, अब अच्छा। उनके लिए किया जा सकता है, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। जो बना रहे हैं और जो बनवा रहे हैं दोनों। हाँ, वो तो अब आपको पता है, ऐसे तो काम कुछ भी नहीं होता ना, आसान है यहाँ पे कुछ करना, हाँ। जब तक टीम वर्क काम ना हो। तो अच्छा। ये बात है सारी। ठीक है जनाब आली, बड़ा आवाम भी इस हवाले से अवेयर हैं और इन मामलात को समझते हैं। देखें, बुनियादी तौर पर जब आप कोई भी फैमिली घर ख़रीदना चाहती है तो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो अपना इंडिविजुअल हाउस एक ले, एक पर्सनल प्रॉपर्टी ख़रीदे, उसको अच्छे तरीके से बनवाए। मगर इतने पैसों की गुंजाइश फ़ी ज़माना कराची शहर में लोगों के पास नहीं होती, लोगों की महदूद आमदनी है, और घर बनाना तो एक उनके लिए ख्वाब की बात है। शायद यही वो अपॉर्चुनिटी देखी उन माफियाज़ ने, और फिर उन्होंने लोगों को अपने घर का वो सुहाना और झूठा ख्वाब दिखाने की कोशिश की, जिसके ज़रिए उन्होंने लोगों से करोड़ों अरबों रुपया ऐंठा। और जनाब आली, इस वक्त शहर भर में आप कहीं भी चले जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लें, लियाकताबाद, लालू खेत, अजीज़ाबाद, जनाब आली नॉर्थ नाज़माबाद, ईस्ट चले जाएं, मलीर, शाह फैसल और दीगर इलाके हैं, हर जगह आपको ये पोर्शन माफिया दिखाई देगा जिसने बिल्डर्स का लिबादा उड़ा हुआ है। और वो जनाब आली, इससे कोई सरोकार नहीं है कि प्लॉट कितना है, 40-40 गज के ऊपर भी 4-4 मंजिला बना दिया जाता है, और फिर उसका नुकसान ये होता है कि वहाँ पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है, वहाँ सीवरेज के मसाइल नज़र आते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट के मसाइल नज़र आते हैं। जहाँ पर महज 8 से 10 लोगों ने रहना होता है, वहाँ 100-110 लोग रह रहे होते हैं, तो फिर उनके तमाम तर मामलात को पूरा करना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। मगर इसमें इदारे क्यों खामोश रहे, क्यों उतने अरसे उन्होंने गफलत बरती? जो टैक्स और जो दीगर चालान्स के ज़रिए पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा होना था, वो उन छोटे छोटे लोगों के जेबों में जाता रहा कि जिन्होंने आज अपने महल्लात बना लिए हैं। और वो इदारों की काली भेड़ें भी हैं, वो क्रिमिनल माफिया, पोर्शन माफिया भी है, और दीगर भी शख्सियात हैं जिनके नाम अभी सामने आना बाकी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आगाज़ हुआ, उम्मीद करते हैं शहर भर में ये क्रैकडाउन शुरू हों और इस पोर्शन माफिया का अब शहर से ख़ात्मा हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।